ये यूनिट नंबर सेकंड का मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ भारतीय समाज के बारे में। और मैंने कुछ चीज़ें, सॉरी यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड का मैं आप लोगों से यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, भारतीय समाज के बारे में। और उसमें समाज दिया हुआ कहा है कि विशेषता बताइए, प्रकार बताइए, ठीक है। तो मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहा हूँ। आप लोगों ने, मैं कल या परसों एक एग्ज़ाम पेपर था, मैंने करवाया था मॉर्निंग में प्रैक्टिस में, उसमें प्रश्न में लिखा हुआ था मार्क्स के आधार पे आर्थिक, मार्क्स के द्वारा जो है आर्थिक के आधार पे कितने प्रकार के समाज को बांटा गया है। तो उस ऑप्शन में 3, 2, 5, 4 ऑप्शन थे और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 5 होते हैं, यही 5 वो है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे के सारे। कार्ल मार्क्स जर्मन के विद्वान हैं, इन्होंने आर्थिक के आधार पे जो समाज है, समाज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये डिवाइड किया है कार्ल मार्क्स ने, आदिम समाजवाद, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवाद समाज, ठीक है। वर्ग विहीन के बारे में अगर कोई बात करता है तो भी कार्ल मार्क्स का नाम आता है, पूंजीवाद का अगर कोई बात होती है तो भी कार्ल मार्क्स का नाम आता है, ठीक है। तो इनका भी ये नाम याद रखेंगे। एक नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, वो भी बेसिकली इसी का नाम आता है। सर्वहारा वर्ग करके आता है, ये यूजीसी में अभी 2020 में प्रश्न आया था 5 नवंबर को समाज कार्य में, तो ये भी बेसिकली कार्ल मार्क्स का ही है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ आप लोगों को ये 5 नाम भी याद रखने हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो आदिम है, एशियाई है, प्राचीन है, सामंतवादी है, पूंजीवाद है। लोकतंत्र दे दे या कुछ और भी ऑप्शन में दे दे तो वो नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न भी बनाए जाते हैं एग्जाम में, मैंने करवाए भी हैं आपको प्रश्न, क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज का, अगर हम विकास पे ही चर्चा कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि भविष्य के आने वाले 2 समाजों को ही चर्चा करता है। बेसिकली भविष्य में आने वाले 2 समाजों के बारे में इसने चर्चा किया है कार्ल मार्क्स ने। पहला बताया उसने समाजवाद के बारे में। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना आप सभी लोग कि भविष्य में आने वाले 2 समाज कौन कौन से हो सकते, एक समाजवाद और एक साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है साम्यवादी समाज आते ही युग परिवर्तन यानी समाज परिवर्तन का चक्र रुक जाएगा। जब साम्यवादी आया तो साम्यवादी में कहा है कार्ल मार्क्स ने कि जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, वो रुक जाएगा, ठहराव आ जाएगा, बाध्य हो जाएगा, एक प्रकार से ये कहना उनका है। और यह समाज का अंतिम अवस्था होगी। और ये भी बात किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, ये समाज की अंतिम अवस्था होगी। तो 2 चीज़ें बताया है, एक समाजवाद, एक साम्यवाद, ठीक है। मैं ज्वाइन करता हूँ, कोई ज्वाइन हो रहा है आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, मुझे समझ आ रहा है सभी को ना। चलो बहुत अच्छी बात है, समझना है आप सभी को। हाँ, प्रश्न जो है आप सबको ये मैं करवाता ही हूँ बराबर कंटिन्यू, आप लोग देखते भी होंगे प्रश्न को, मैं आशा कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है द्विभाजन के बारे में बात हो रही है, द्विविभाजन, ठीक है, द्विविभाजन के बारे में बात हो रही। कुछ विद्वान हैं तो समाज को किस तरीके से वर्गीकरण किया। एक ब्रिटिश के विद्वान थे हेनरी मेन, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है हेनरी मेन, ठीक है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा जानिए इनके बारे में भी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था एलियंसिएंट लॉ। अब जो एशियंट लॉ है, इसको हम लोग अगर हम बात करें तो प्राचीन कानून भी बोल सकते हैं, प्राचीन कानून भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन में ऐसे ही मिलता है, हेनरी मेन के द्वारा प्राचीन कानून। अच्छा, प्रश्न पूछ ले प्राचीन कानून की पुस्तक के रचयिता कौन है, और तो आप हेनरी मेन का नाम दे देना वहाँ पर, ठीक है, हेनरी मेन का नाम, यही आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। अब इसने अपने इस पुस्तक में, प्राचीन कानून की जो पुस्तक थी, इसमें 2 चीज़ों के बारे में डिवाइड किया था। तो एक बोला इसने क्या, देखिए, परिस्थिति और एक संविदा। परिस्थिति मतलब होता है स्टेटस समाज का, और कंट्रैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का संविदा, ठीक है, एक ये चीज़ बताया। तो दो बारे में चर्चा की थी एशियंट लॉ में हेनरी मेन ने। फिर अगर हम बात करें हार्वर्ड बेकर का नाम, तो हार्वर्ड बेकर ने एक पवित्र और एक लौकिक के बारे में चर्चा किया है। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए या तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉर्गन का नाम, ठीक है, ये मॉर्गन मुर्रे नहीं है। मॉर्गन मुर्रे जो है वो प्रक्षेपण के सिद्धांत में टीएटी का परीक्षण किया है। ये मॉर्गन दूसरे हैं, ये मॉर्गन वो वाले मॉर्गन हैं जिन्होंने परिवार के बारे में डिवाइड किया था, परिवार के बारे में बताया था, वो वाले मॉर्गन है ये।
तो इन्होंने कहा कि एक सोसियोटॉस, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक इसी का दूसरा पार्ट एक था सिविटॉस, ठीक है। तो सोसियोटॉस और सिविटॉस ये दो नाम आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम में आप लोगों को ये दो नाम देखने को मिल सकते हैं, इनके दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़े से ये, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद इन्होंने समाज के टाइप के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे समाज के टाइप के बारे में। समाज के टाइप, समाज के यानी प्रकार, सोसाइटी के प्रकार। तो एक है जनजातीय समाज। कोई बताना चाहेगा समाज के बारे में? बताइए जरा मुझे समाज के प्रकार, अपने शब्दों में कोई भी व्यक्ति। समाज के प्रकार बताए कोई। जनजाति क्या है भाई? नहीं पता कोई? सर वो लोग जी जो समाज की जो मुख्य धारा है उनसे दूर जंगलों में निवास करते हैं, जी, उन्हें जनजातीय लोग कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इनका सही जवाब था। अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ वो शब्द। इन्हीं को आदिम समाज भी कहते हैं ना? कौन सा समाज? आदिम समाज। आदिम समाज, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये भी एक लाइन का है। तो ये ट्रेडिशनल एक वर्ड्स है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, समाज में एक टाइप मिल रहा है जनजातीय समाज। तो जनजातीय जो समाज होगा तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आ जानी चाहिए कि जनजातीय का मतलब सिंपल शब्दों में घुमंतु या खानाबदोश होता है। खानाबदोश ऑप्शन में मिलता है। तो पहली लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए, घुमंतु कह लीजिए या तो इसे खानाबदोश कह लीजिए। अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला सर घुमंतु और खानाबदोश सर नहीं कहेंगे सर जनजातीय समाज को। सर घुमंतु और खानाबदोश जनजातियों को जो है गवर्नमेंट ने अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है। डीएनटी अलग अलग बोर्ड है सर। वो नहीं 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 जनजातीय नहीं समाज सर टोटली आदिवासी समाज माना जाएगा। नहीं 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 आप किसी फिर से रिपीट करिए। मैं किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप फिर से रिपीट करिए। सर जो आप बोल रहे हैं ना, जो खानाबदोश और जो इधर उधर घूमने वाली जातियां हैं वो अलग सरकार ने गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब की हुई है। ये जनजाति समाज बेसिकली ट्राइब्स हैं, ये जैसे टोडा, कोटा, वड़गा और हो, संताल, ओराव, मुंडा, इन सब में जादू मत टोना टोटका होता है, वो अलग है सर। वो जो घुमंतु और ट्राइब्स है ना जो इधर उधर घूमती, वो अलग है। नहीं 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 आप देखना, आप नहीं पढ़ा आपने कहीं पर है ये चीज़ें? देखो, मैं जो चीज़ें मैं बताता हूँ, पीएचडी में मैथ्स के लिए मैंने मानव शास्त्र पढ़ा है, तो उसमें जनजातियों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सर इनमें अलग अलग वो है सर, वो नहीं। घुमंतु अलग है और ये अलग है। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। सभी शक्ति सर आप बोल रहे थे? राहुल जी? हाँ, देखो कैलाश सर, अच्छा सर श्रीराम जी, श्रीराम जी मैं बोल रहे हैं सर श्रीराम। अच्छा श्रीराम जी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए जनजातीय जो समाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ना, तो ये एक ऐसा जनजाति है जो मानव समूह, मतलब एक प्रकार का क्षेत्रीय मानव समूह, जो किसी भूभाग भाषा की बात कर रहा है, अपनी किसी सामाजिक नियम की बात कर रहा है, किसी आर्थिक कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो क्रियाविधि हो रही है ये बेसिकली जनजाति के रूप में ये इन्हीं को हम बोलते। तो आपको मैं बताऊं, जनजाति बेसिकली यहाँ पर घुमंतु और खानाबदोश होता है। ये रिवर्स ने बोला है खुद जनजाति समाज को। एक नाम है रिवर्स, विद्वान का रिवर्स नाम है, आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा भी। रिवर्स ने खुद ये इस बात को बोला है जनजाति समाज को। ठीक है श्रीराम जी? ठीक है, वो सर ठीक है, उन्होंने बोला है वो डेफिनेशन, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है, चलिए ठीक है, कोई ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं श्रीराम जी। अगर वो आपको मिलेगा तो ग्रुप में शेयर करना ताकि और भी बच्चों को पता चले। म्यूट हो जाइए, शायद कोई अनम्यूट है जिसकी वजह से आवाज़ जो है टकरा रही है। हाँ, म्यूट हो जाइए एक बार कोई। तो यहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें खासकर जो है ये बेसिकली जो समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, जनजाति समाज, ये एक ऐसा सरल टाइप का जिसमें सामाजिक समूह बताया गया है और इसमें बताया गया कि सदस्य जो होगा सामान्य भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, अपने सामान्य उद्देश्य इसमें शामिल किए जाएंगे। और जो रिवर्स का मैंने नाम बताया है, ये बेसिकली इसने खुद अपने शब्दों में बोला है कि जनजाति प्रायः जो होती है ये समाज, ये घुमंतु और खानाबदोश होती है। ये अगर आता है अगर ऑप्शन में भी तो रिवर्स का ही नाम लगाएंगे, वो जनजाति समाज का ही पार्ट बनेगा, वो टाइप बनेगा। ठीक है,
आगे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम जनजातीय समाज के बारे में और थोड़ा सा डीप में चलें तो एक नाम और आता है, आपने नाम सुना होगा मजुमदार का नाम। और मजुमदार ने रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में अपनी किताबों में इसने कहा है कि एक जनजातीय परिवार जहाँ पे परिवारों का समूह का संकलन होना होता है, जहाँ पे परिवारों का इन्वॉल्व होना होता है, जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हों, जिनके एक सामान्य भाषा बोली जाती हो, ठीक है। और जो बेसिकली क्या होता है, ये निदेशात्मक नियमों का पालन करते हो, निदेशात्मक नियमों का पालन करते हो। तो ऐसे क्रियाविधि को हम लोग बेसिकली जनजातीय समाज कहते हैं। पढ़ते हैं, अभी शायद और क्लियर हो जाएगा। यह एक प्रारंभिक समाज है। समाज का विस्तार, जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मजुमदार जी की बुक का नाम क्या है? हाँ, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इस किताब में लिखा है साफ शब्दों में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जी बोलिए, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यह प्रारंभिक समाज है जहाँ समाज का विस्तार नातेदारी तक सीमित होता है, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, केवल मानवीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पशु एवं प्रौद्योगिकी का समाज नहीं पाया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पशु एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जीविकापार्जन के लिए शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर रहते हैं, ये जादू एवं तंत्र मंत्र का प्रभाव रहता है, अतिरिक्त उत्पादन समूह के भीतर या समूहों के बीच वस्तु विनिमय के लिए होता है। ये बेसिकली जो समाज है ये जनजातीय समाज है। ये क्या है? जनजातीय समाज है। तो सिंपल शब्द में याद रखिए, सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, सामान्य विशिष्ट, ये कह सकते हैं विशिष्ट नाम, अंतर विवाह, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामान्य धर्म, सामान्य निषेध, ये सभी के सभी जो मैं शब्द बोला हूँ ये सभी के सभी जनजातीय समाज के एक प्रकार के लक्षण देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली अभी इन्होंने कहा कि सर जैसे बोडो खासी, जो बोडो और खासी को छोड़कर भाषा में लिपि का अभाव पाया जाता है, ये भारतीय जनजाति के कुछ विशेष लक्षण के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ये एग्जाम में प्रश्न बना सकता है, यहाँ से ध्यान से मेरी बात पर गौर करिएगा सभी लोग। बेसिकली जो भारतीय जनजाति हैं उसके कुछ विशेष या स्पेसिफिक कैरेक्टर बताए गए या लक्षण बताए गए, जिसमें कहा गया कि भाषा में जो लिपि है उसका अभाव पाया जाता है, लाइक बोडो और खासी को छोड़कर, बोडो और खासी को छोड़कर, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुदेववाद के बारे में बात करें, युवा गृह के बारे में बात करें, स्त्रियों में गुदना, गुदना का नाम जानते हैं? गुदना क्या होता है? गुदना जानते हैं? गुदना टैटू, टैटू जानते हैं आप लोग? तो अपने शरीर पे हाँ हाँ, तो हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है वो गुदना अनिवार्य, देखो इनके लिए, इस जनजाति समाज के लिए ये अनिवार्य कंपलसरी है। अगर और भी कोई लोग करवाते तो अपवाद है, जैसे बेडा करके जनजाति है, बेडा, वो भी करवाती है बट वो अपवाद में है। लेकिन जनजातीय के समाज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ तो स्त्रियों का गुदना अनिवार्य के रूप में इसको हम मेंशन करते हैं इसमें, ठीक है। काला जादू हो गया, झूम की खेती हो गई, एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिकली जनजातीय समाज के अंतर्गत आएंगे। श्री राम सर क्लियर हो रहा है? श्री राम सर, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप जो कह रहे हैं समाज के बारे में, आपके पास अगर मिलता है तो वो आप शेयर करिएगा ग्रुप में, ताकि और भी बच्चों को पता चले, मुझे भी पता चले, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बट रिवर्स के नाम के साथ जरूर उसे उसी को लगाना, गलत मत कर देना। खाना बदोश घुमंतु अगर रहेगा, रिवर्स का नाम आएगा तो किसी को मत लगाना, इसी को लगाना, रिवर्स को ही नाम लगाना कि इसी ने बोला है जनजातीय समाज के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा इसे खासकर, वरना आपके 2 नंबर गलत हो जाएंगे, ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। आगे अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट नंबर 2 पे आता है, दूसरा टाइप आता है कृषक समाज। अब थोड़ा सा आप बताएं मुझे, कृषक समाज क्या है, बताएं। ग्रामीण समाज जो सर खेती करता है, ठीक है, उसी पे जीवन यापन करता है, हाँ ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात बताया। देखा जाए तो कृषि से संबंधित समाज जो होता है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियां पाई जाती है सर, जिसकी जीविका कृषि पर आधारित है तो उसे कृषि समाज कहते हैं। चलो ठीक है, ये भी सही है।
ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो विचार आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं मुझे भी, और आप सबको भी पता चल रहा होगा। चलिए हम बताते हैं अब। देखिए, कृषक समाज, इस समाज को अस्थाई निवास, देखो यहाँ पर इस समाज का अस्थाई निवास होता है कृषक समाज का, और मुख्यतः कृषि कार्य होता। अब ये नाम से ही पता है कृषक समाज। अभी मैंने आज एक क्वेश्चन लिया था आप लोगों से कृषक समाज को लेकर, कृषक आंदोलन को लेकर लिया था। कोई बताना चाहेगा मुझे कृषक आंदोलन जो है बेसिकली किसके द्वारा लाया गया था? किसान आंदोलन? तेल बग्गा आंदोलन था। नहीं नहीं, और सहजानंद और कोई? सहजानंद जी ने कौन सा आंदोलन किया था, ये क्वेश्चन था सर। तो वो कृषक आंदोलन था सर। हाँ, किसने किया था? वही नाम है, सरस्वती। स्वामी दयानंद। दोबारा से रिपीट सर, तेलंगाना आंदोलन। सहजानंद तेलंगाना एक था। नहीं, आप मेरी बात सतेंद्र जी नहीं समझ रहे हैं शायद। मैं आपसे, ये मेरा प्रश्न है आप सभी से, किसान आंदोलन किसने चलाया ये बताइए। सहजानंद। हाँ, सहजानंद, वेरी गुड, आपका मैं सुन रहा था। सहजानंद जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जो किसान आंदोलन था, ये श्रेय उन्हीं को जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। ये भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए इनका श्रेय जाता है। और कृषक समाज की बात होती है तो ये एक अस्थायी निवास होता है जहाँ पर बेसिकली कृषि कार्य से जुड़ा होता है, और कृषि उत्पादन के लिए मानवीय ऊर्जा के साथ पशु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन के लिए आंशिक बाजार भी पाया जाता है। ये कृषक समाज के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? कृषक समाज के अंतर्गत। ठीक है, कृषक समाज क्या होता है? कोई सिंपल शब्द में बताए। भूमि सुधार, यही बोलोगे सर? सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कृषकवाद है, ये कृषक या भूमि सुधार से है, तो जहां पर ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से ऊंचा ठहराया जाता है। ठीक है, कि कृषक की बात अगर हम करें तो किसी आय लेने वाली व्यवसाय नौकरी अधिक महान होती है, और कृषि के जीवन पद्धति के द्वारा ही आदर्श सामाजिक दूरी या सामाजिक मूल्यों को प्राप्ति हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। सिंपल में समझ में आ गया आप लोगों को कि और भी समझा दूं कृषक समाज के बारे में? बताइए। देखिए, ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, और कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके से एक भाग माना जाता है, जो कुलीन वर्गों और नगरीय लोगों को और क्या करता है? देखने के लिए बात करता है। तो ऐसी कंडीशन पे ये कृषक समाज होता है। लघु उत्पादकों का एक ऐसा समाज जो केवल अपने निर्वाहन के लिए खेती करता है, वो कृषक समाज कहलाता है। कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत का भी समाज माना जाता है, एक उपज मानी जाती है उस समाज को भी, कृषक समाज को भी। ठीक है, तो ये आपका कृषक समाज हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कृषक समाज के बारे में। नहीं समझ में आया तभी भी पूछ लो, समय है, समय है आपके पास। और कुछ बता दूं? बताइए। नहीं बोल रहे हो आप लोग? चलो, फिर समझ में आ गया होगा। समझ में सर। ठीक है, अगले अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, तीसरा कौन सा को टाइप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। यहां पे 3rd पॉइंट पर आ गया है आपका औद्योगिक समाज। बताइए क्या है औद्योगिक समाज? भाई, जिसमें कारखाना में भारी मात्रा में माल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकी का उपयोग कर रहे हो, वही है ना औद्योगिक समाज। जिसमें उत्पादन और सामाजिक जीवन के समायोजन का एक प्रमुख तरीका है, वही तो है औद्योगिक समाज। देखिए, इस समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी पाई जाती है, और इस समाज में निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ है, शिक्षा का प्रसार अधिक होता है, और मानवीय ऊर्जा के साथ निर्जीव ऊर्जा, मशीनों का संचालन तेल बिजली द्वारा का भी प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली आपका होता है औद्योगिक समाज। पूंजीपति उत्पादन मुनाफा के लिए करते हैं। अधिकतर समाज संबंध भावनात्मक ना होकर आवश्यक जनित होते हैं, और श्रम विभाजन अस्पष्ट होता है। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका औद्योगिक समाज कहलाता है। ठीक है, औद्योगिक समाज क्लियर हुआ?
औद्योगिक समाज के बारे में अगर हम बात करें तो औद्योगिक समाज में उत्पादन कृषि के अलावा उद्योगों पर केंद्रित होता है। यहाँ पर यांत्रिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है। और ध्यान रखना एक बात और कि यह पशु और श्रम शक्ति का स्थान ले लेती है। औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज किसका स्थान ले रही है? पशु और श्रम शक्ति का। एक और पॉइंट समझ लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। औद्योगिक समाज में रोजी और बेरोजगारी की समस्या अधिक होती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों से कि औद्योगिक समाज विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? औद्योगिक समाज के विज्ञान के अगर जनक का अगर नाम पूछता है तो ऑगस्ट काम्टे का नाम लगाना आप सभी लोग। ये कैथोलिक परिवार से थे, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है, ये आपका फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होगी आपकी औद्योगिक समाज में। क्लियर हो गया? फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते चलिए, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक आता है उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज में बेसिकली आप सबको पता होगा उनका नाम डेनियल बेल का नाम जानते हैं? डेनियल बेल नहीं, पहली बार नाम शायद देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे मेरे से। डेनियल बेल का नाम। डेनियल बेल ने बेसिकली उत्तर औद्योगिक युग को कहा कि जहां पर उद्योग अर्थव्यवस्था के केंद्र में नहीं रह रहा है, वो बेसिकली उत्तर औद्योगिक समाज है। डेनियल बेल ने क्या कहा कि उत्तर औद्योगिक युग कि भाई जहां पर उद्योग अर्थव्यवस्था के केंद्र में नहीं है, वो आपका उत्तर औद्योगिक युग है। आधुनिक युग में उपभोक्ता को केंद्र में रखकर एक कृत्रिम मांग पैदा कर देता है, ये आर्टिफिशियल मांग पैदा कर देता है। ये उत्तर औद्योगिक काल है, या एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तर औद्योगिक समाज है। अब देखिए यहां पे उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल बेल ने किया था। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको। इस समाज में अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्पादन की जगह उपभोग का अवकाश का क्षेत्र बढ़ता जाता है। और इस समाज में संपत्ति अर्जन का आधार ज्ञान और प्रौद्योगिकी होता है। मशीनीकरण की जगह पर स्वचालितकरण की महत्व बढ़ गई है और श्रम विभाजन का स्थान पर विशेषीकरण का महत्व अधिक हो गया है। कहने का तात्पर्य आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज में किन किन बातों पर जिक्र हो रहा है? जिसके साथ मैं आप सबसे बता रहा हूं यहां पर कि आधुनिकता के उत्तर अर्थात विरोध तथा दूसरा है। यहां पर अगर हम बात करें कि आधुनिकता में अगली कड़ी जो है, अगला सोपान जो है, जिसे आप कहते हैं सुनिश्चित ना होना, जो उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता के पुनर्भाषित कर देता है, इसमें अनेक तत्वों को खारिज कर देता है और बदलती जो भी सामाजिक सांस्कृतिक औद्योगिक स्थितियां होंगी उसको पुनर्परिभाषित करता है, दोबारा से उसको पुनर्भाषित करता है। ठीक है, तो डेनियल बेल ने उत्तर आधुनिक युग को कहा बेसिकली कि जहां पर उद्योग अर्थव्यवस्था के केंद्र में नहीं रहा है, उद्योग के विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि होने लगी, किंतु वस्तुओं को देखकर, या आप बात करें उपभोग हेतु उपभोक्ता कम होने लगे, वही बेसिकली उत्तर औद्योगिक समाज हो गया, वही उत्तर औद्योगिक समाज हो गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डेनियल बेल ने 1973 में कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा, 1973 में। ठीक है, 1973 में। क्लियर हो गया होगा आप तो? चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टाइप हुए आपका, मैंने अभी उसके कॉन्सेप्ट बता दिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब मैं आपसे बात करने चल रहा हूं आप सभी लोगों से कि समाज की विशेषता क्या होती है। देखो, प्रकार में आपसे पूछेगा भाई, मैंने 4 टाइप के प्रकार बताए हैं। ठीक है, उसे तो आपको ध्यान में ही रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहां पर कि समाज की विशेषताओं, समाज की विशेषता क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सिंपल शब्दों में बताए कोई समाज की विशेषता, बताएं। सर, सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। चल, वेरी गुड। मैकाइवर एंड पेज सर। क्या मैकाइवर पेज ने क्या बोला, बताइए? वो सामाजिक संबंधों का जाल है, एक जाल है। मतलब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी ठीक बनी रहती है।
बहुत बढ़िया। इन्होंने एक एग्जैक्ट नाम देकर बताया है, बहुत अच्छा, शाबाश। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं सामाजिक संबंधों का जाल है, और इन्होंने कहा कि जो समाज है वो चलन या प्रणालियों की या सत्ता के या पारस्परिक सहयोग से, जहाँ पे अनेक समूह और भाग हैं, जहाँ पर मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से इन्होंने समाज को परिभाषित करने के लिए अपनी एग्जैक्ट कोई एक परिभाषा इन्होंने दिया था। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि समाज की विशेषता के बारे में, तो समाज की विशेषता आपसे कहती है कि समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु मतलब बल्कि यह मानवीय अंतः संबंधों का एक जटिल व्यवस्था है। तो सामाजिक संबंधों का जाल हो गया, सिंपल सी बात है, अमूर्त नहीं है ये। सॉरी, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। इन्होंने कहा कि मानवीय अंतः संबंधों का एक जटिल व्यवस्था है, और इन्होंने कहा कि मानवीय अंतः संबंधों को ना देखा जा सकता है और ना ही उसे स्पर्श किया जा सकता है। तो अमूर्त का अर्थ होता है जिसे देखा ना जा सके, जिसे स्पर्श ना किया जा सके। समाज को कोई भी वस्तु नहीं जिनका हम हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर और चलकर, स्पर्श करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सके। इस प्रकार से समाज मूर्त नहीं अमूर्त होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से कि अमूर्त क्यों है ना। अमूर्त जिसे हम देख ना सके, जिसे हम स्पर्श ना कर सके, वो अमूर्त है। मूर्त क्या है? जिसे हम स्पर्श कर सके, देख सके, चख सके, सुन सके, सूंघ सके अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो मूर्त है। तो समाज को कहाँ कर पाते हो? ऐसे नहीं कर पाते हो ना, तो ये समाज इसलिए अमूर्त हो गया। ये पहली विशेषता है। प्रश्न विशेषता से बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं समाज की विशेषता में एक पारस्परिक निर्भरता की बात कर रहा है। ये क्या होता है पारस्परिक निर्भरता? बता सकते हैं आप लोग? बताइए जरा। आप लोगों से पूछता हूं तो आप सबके तर्क जानता हूं मैं। एक दूसरे के व्यवसाय से एक दूसरे की जीविका चलती है। वेरी गुड, ये भी आपका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, हालांकि अगर पारस्परिक निर्भरता की अगर बात नहीं होगी समाज में, तो फिर तो हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। अच्छा, हालांकि है आज के समय में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिए समाज में, और ये विशेषता बताता है उसका, हर एक व्यक्ति दूसरे से संबंध रखे। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज एक प्रमुख विशेषता में पारस्परिक निर्भर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकेले नहीं रह सकता है। बात ठीक है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है उसे, और यही पारस्परिक निर्भरता का कारण बन जाता है। तो इसलिए आपका ये भी जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन में जब कभी आपको पारस्परिक निर्भरता वगैरह मिलेगा तो भी ये जवाब आपका सही मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो समाज की विशेषता में एक आता है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, है ना। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था क्या हो सकती है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था क्या हो सकती है? सामाजिक नातेदारी एक वेरी गुड, और एक उत्तर नातेदारी और यही सब रहता है। अच्छा, देखो सामाजिक संबंधों, देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, जो सामाजिक संबंधों को ताने बाने मतलब सामाजिक नेटवर्क है ना। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर गूगल वगैरह करेंगे आप लोगों को, तो इस तरीके कुछ डायग्राम मिलता है ना। ये व्यक्ति इससे है, ये व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर चौथा व्यक्ति आ जाए तो इससे भी जुड़ा हुआ है, ये भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये यहाँ पर जो सामाजिक संबंधों का जाल बन रहा है, आप देख रहे हैं, यही बेसिकली समाज की एक प्रकार की विशेषता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है भाई? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक संबंधों का जाल, और प्लस बोला गया ताना बाना है। ताना बाना का मतलब ये होता है सामाजिक नेटवर्क है। समाज कोई अखंड वस्तु नहीं है कि या विभिन्न खंडों में या उपखंडों में बना हो जिसमें एक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो सामाजिक संबंधों की भी व्यवस्था, ये भी एक प्रकार की विशेषता है। अगर हम बात करते हैं, भिन्नता के दो रूप भी पाए जाते हैं। कोई देखो, भिन्नता के जो दो रूप पाए गए, एक तो पाया गया समाज में समानता, दूसरा पाया जाता है असमानता भी। समाज में दो टाइप की चीज़ें पाई जाती है। समानता का क्या मतलब होता है? समानता का अर्थ ये बनता है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण
उसी दशा में होता है जबकि संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति में आपस के कुछ समानता होती है। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि समाज को अस्तित्व वहीं पर संभव है जहाँ एक प्रकार के प्राणी है, जहाँ एक प्रकार के शारीरिक रचना है, जहाँ एक ही प्रकार के विचार हो रहे हैं। तो ये बेसिकली समानता की बात हो रही है। तो समाज में ये भी पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, आपने देखा भी होगा, पता भी होगा आप लोगों को, वो बेसिकली असमानता का पार्ट बनेंगे आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समाज के लिए जिस प्रकार के समानता की आवश्यकता होती है उसी प्रकार विभिन्नता भी होती है। तो विभिन्नता का मतलब ये हुआ कि रुचि, कार्य, योग्यता और भिन्नता और शिशु रक्षा, उदर पूर्ति की संबंध का एक तरह होता है, परंतु इसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि, भिन्न भिन्न सिद्धांत तथा मार्गों को अपनाते हैं। ठीक है, तो यह उसको यूज में लाते हैं। तो सामाजिक संबंधों में बेसिकली यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था वो एक व्यवस्था पाई जाती है। भिन्नताओं के दो रूप में हो सकता है, एक समता के रूप में भी हो सकता है, एक असमता के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। और असमता का रूप क्यों होगा? कारण यही है कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो उसके लिए अलग उसकी टेक्निक होगी, अलग उसकी विधि होगी, अलग उसका विचार होगा, है ना। तो इसलिए आपके विचारों का आलोचना भी हो सकती है, इसलिए आपका यहाँ पे बोल सकते हो कि ये असमानता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में भी, है ना। आप लोगों को मैंने करवाया भी होगा, शायद देखा भी होगा प्रश्न आप लोगों ने, और नहीं देखा होगा तो जल्द मिल जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चंस भी इसके, है ना। आगे हम बात करते हैं, समाज एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जरा इस पे जरा विचार करिए आप लोग, बताइए बताइए। चलिए मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे समाज एक मनोवैज्ञानिक आधार है। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक प्राणी में पारस्परिक अनुभूति पाया जाता है, और यह पारस्परिक अनुभूति जहाँ पे मानसिक जागरूकता प्रत्येक प्रकार के संबंधों पर पाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोगों के विचार, लोगों के भावनाएं, विचार विमर्श, जो भी क्रियाविधि आप करेंगे, तो हर एक व्यक्ति जब यूनिक है तो उसका विचार भी अलग हो सकता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि भाई मनोवैज्ञानिक विचार पे बात कर रहे हैं। वो ये भी कह सकते हैं हम कि इससे मानसिक जागरूकता प्रत्येक प्रकार के संबंधों में पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के संबंध में मतलब हर एक व्यक्ति में मानसिक जागरूकता जो पाई जा रही है वो अलग अलग तरीके से पाई जा रही है, चाहे वह संबंध अस्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप कह सकते हैं कि समाज एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आधार भी है, मनोवैज्ञानिक आधार भी है। ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा, मनोवैज्ञानिक आधार। आगे अगर हम बात करें पारस्परिक जागरूकता के बारे में, ठीक है, पारस्परिक जागरूकता भी समाज का आवश्यक तत्व है या विशेषता है। संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक संबंध आपका भौतिक होगा, एक संबंध आपका होगा सामाजिक। ठीक है, दो प्रकार के संबंध होते हैं। भौतिक संबंध में आपस में जागरूकता नहीं होती है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें सामाजिक संबंधों में तो परस्पर जागरूकता होती है। बस सिंपल सी बात है। तो पारस्परिक जागरूकता बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों पर चर्चा हो रही है। एक की कह रही भौतिक, दूसरा कह रहा है आपका क्या, सामाजिक। और अभी भी मैंने कहा था कि एक पारस्परिक निर्भरता होती है। पारस्परिक निर्भरता में मैंने बताया कि समाज जो हो बेसिकली मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकेले नहीं होता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर क्या होता है, आश्रित होता है। तो इस पर हम बोलते हैं कि भाई ये पारस्परिक निर्भरता का कारण है, जहाँ पे समाज के सदस्य सामाजिक संबंधों का निर्माण कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते थे पारस्परिक निर्भरता। यहाँ पर पारस्परिक जागरूकता ये दो टाइप से संबंध पे आधारित है, एक है भौतिक, एक है सामाजिक। भौतिक वो है जहाँ पर आपस में जागरूकता नहीं है, सामाजिक वो है जहाँ पर आपसे कह रहा है कि संबंधों में परस्पर जो है जागरूकता की बात हो रही है। ठीक है, ये सामाजिक होता है। तो वहाँ पर आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें समाज की और विशेषताओं के बारे में, समाज और क्या कहता है। समाज कहता है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, क्या आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है क्लियर? एक बार बताइए जरा मुझे। चलिए ठीक है, क्योंकि मैंने दो पेज एक साथ लिए हैं तो इसलिए हो सकता है कुछ छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग जूम कर लेना या अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना तो आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 के बारे में, तो कह रहा है कि समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए, इस बात से तो आप लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में
प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की क्षमता और सुविधा समान रूप से नहीं होती है। बात तो ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है। अतः व्यक्ति अपने हितों की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे के सहयोग से ही करता है। और सहयोग का मतलब एक दूसरे के लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के प्रयत्न के संगठन से सहयोग संबंधों की स्थापना के महत्वपूर्ण से। तो ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पर, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। ये बेसिकली समाज की विशेषता हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो केवल पॉइंट को समझिए बस। आगे अगर हम बात करते हैं कि समाज परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है, ये भी एक प्रकार की समाज की विशेषता है। परिवर्तनशील भी है और जटिल व्यवस्था भी है। समाज की विशेषता ये बताती है परिवर्तनशील को लेकर कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज में परिवर्तनशील है। समाज भी क्या है? परिवर्तनशील है। और जब समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताइए वहां पर कौन सा वाद आएगा? कोई बता सकता है? तब समाज में जब परिवर्तन रुक जाएगा तो उसको हम कौन सा धार्मिक के आधार पे हम उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? साम्यवाद या समाजवाद? ओके, ध्यान रखिए। लेकिन यहां पर देखिए जरा कि समाज एक प्रकार के परिवर्तनशील है। अब यही रुकने की बात कर रहा था कार्ल मार्क्स। फिर मैकाइवर पेज कहता है कि समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज में अनेकों कारक होते हैं, जिसे आर्थिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं, धार्मिक कारक हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट उसके। तो ये सभी के सभी कारण बन जाते हैं परिवर्तन के, और यही कारण जब रुक जाएंगे तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और परिवर्तनशील है, इस बात को तो आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। आगे अगर हम बात करें तो समाज निरंतर बना रहता है। समाज चूँकि व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था होती है। समाज निरंतर बना रहता है, कंटिन्यूअस, सतत बना रहता है। और इसलिए कोई और कुछ व्यक्ति या पीढ़ी रह रहे हो या आ रहे हो समाज में या उस बने रहे हो, तो इसका मतलब ये बनता है कि समाज, यहाँ पर हम देखें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाज कोई ऐसी चीज़ है जिनका अस्तित्व सभी सदस्यों में समाप्त हो जाने के बाद बना भी रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, सिर्फ इतना है कि व्यक्ति मरता अवश्य है किंतु समाज में व्यक्ति की निरंतरता बनी रहती है। और यही कारण है कि समाज निरंतर बना रहता है, कंटिन्यूअस बना रहता है। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि समाज निरंतर बना रहता है। कैसे समाज निरंतर बना रहता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए जरा, एक बार क्लियर करिए। गतिशील है इसलिए बना रहता है। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं परिवर्तन को, जहां पे सामाजिक परिवर्तन को, म्यूट हो जाइए एक बार, सामाजिक निरंतर जो बात मैं कर रहा हूँ सतत की, वो गतिशील है। तो समाज की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और यही परिवर्तनशीलता का परिणाम है कि आज हमारे समाज की रचना का स्वरूप भारी परिवर्तन का रूप ला रहा है। तो यही कंडीशन रखी गई है कि समाज निरंतर बना रहता है, कंटिन्यूअस होता है। किंतु समाज में व्यक्ति तो रहता है, ये बात भी आपको पता है, और समाज में व्यक्ति की निरंतरता भी बनी रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको ऐसे बनेगा कि समाज की विशेषता बताइए, एलिमेंट करना पड़ेगा आप सभी को उसमें से। आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। कोई अच्छा अपने शब्द में कोई मुझे बताना चाहेगा? समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बताइए। सर समाज में पशु पक्षी, वेरी गुड, वेरी गुड, जानवर, ये सब जो है ना, बस वो भी बस समाज के अंग है। हाँ बस यही महेश जी मैं आपसे जानना चाहता था, और बहुत बढ़िया। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज में निर्मायक, या आप निर्माण के नाम भी दे सकते हैं, घटक तत्व सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध वे संबंध है जहाँ पे संबंधी व्यक्तियों के पारस्परिक जागरूकता पाई जा रही है, एक दूसरे से लोग जागरूक हो रहे हैं। अतः जहाँ जागरूकता होती है वहाँ समाज होता है। मनुष्यों के अतिरिक्त भी पशु पक्षी में भी जागरूकता होती है, अतः पशुओं में भी समाज होता है। ये कैसे, कोई बता सकता है मुझे? ये कैसे कोई बता सकता है क्या मुझे? नहीं तो मैं बताता हूँ। सर इसका उदाहरण बंदर हो सकते हैं। अच्छा,
बंदर है और डॉगीज हैं, ये अच्छा, इनके तो समाज होते ही हैं सर। उदाहरण अगर सिंपल बताया जाए पक्षियों के समाज होते हैं हाँ, सर, दूसरे देशों से उड़ के आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर चींटी की, है ना, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा चींटी को। अगर एक चींटी जाती है उसके पीछे कई चींटियाँ होती हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज केवल केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है ये, बल्कि जागरूकता का उदाहरण है। हाँ, ये एक प्रकार की जागरूकता का उदाहरण है। वेरी गुड। और ये पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। पक्षी अगर आप अगर हम बात करें, मैं जब पहले 2012 से पहले गांव में रहता था, तो वहाँ पर मैं जब देखता था तो एक पक्षी अगर उड़ रहा था उसके पीछे कई पक्षी हुआ करते थे। सिंचाई अगर आप कर रहे हैं गांव में तो देखिए वहाँ पे हंस अगर आप जो है कई आ जाते थे, एक नहीं थे, कई आ जाते थे। ये एक नाम दिया गया एक प्रकार से जागरूकता, है कि नहीं। सर चींटियों की कॉलोनी पाई जाती है ना, जो कॉलोनी मतलब नहीं, कॉलोनी नहीं समझा, हाँ समझा नहीं मैं। सर, वो जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन जाती हैं सर उनकी। ये सब कॉलोनी के बोलते हैं, सब चींटियों के झुंड को। अच्छा अच्छा, चींटियों के झुंड को कॉलोनी बोलते हैं। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और हम टाइप, अच्छा अब देखिए, ये तो था आपका क्या विशेषता, प्रकार और उसके कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे समाज और समाज और एक समाज में अंतर। समाज और एक तरफ एक समाज है। एग्जाम में आपसे केवल समाज लगेगा तो दूसरी बात सोचनी होगी, और जब केवल एक समाज लिखा रहेगा तो आपको दूसरी बात सोचनी होगी। कैसे सोचेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसके अंतर पे चलते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्था है, ये बात से आप सहमत हैं, समाज है ये। जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है, इसको हम बोलेंगे एक समाज। जहाँ व्यक्तियों का समूह होगा वहाँ एक समाज होगा, जहाँ सामाजिक संबंधों की बात होगी वह समाज होगा। समाज जो है वो अमूर्त है, आपने अभी देखा है, जबकि समाज मूर्त है जो कि व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, ये मूर्त है। एक समाज, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में एक समाज आएगा। अगर प्रश्न में समाज पूछेगा तो यह भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित नहीं है, लेकिन अगर एक समाज की बात करेगा तो जनसाधारणता या साधारणता अगर हम बात करें तो यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाएगा। यही 3 वर्ड्स, कीवर्ड्स आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। एक समाज क्या है और समाज क्या है, आप बोल सकते हैं। बहुत ही बारीकी से ये अंतर बताए गए हैं। आप किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं बोलकर कि समाज किसे कहते हैं और एक समाज किसे कहते हैं। बड़ा सिमिलर सा अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। बस केवल एक बात याद रखिए कि एक समूह ही क्या कहलाता है, एक समाज। जैसे ही समूह दिमाग में आएगा तो आप समझ जाएंगे यार ये तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जान सकते हैं इसको। फिर आपको समझ में आ जाएगा यार इनका तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होगा। तो ये 3 बातें बता सकते हैं केवल एक बात से, एक समाज के बारे में। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मानव और पशु समाज में अंतर की बात किया जाए तो भलीभांति तरीके से अभी आप लोगों ने ही बताया है, आप सबको ही पता हो गया होगा अब तो, कि समाज में अंतर पाया जाता है, लेकिन सामाजिक संबंधों जो है अल्पकालीन होते हैं। पशुओं में समाज तो पाया जाता है लेकिन संस्कृति नहीं पाई जाती है। ये थोड़ा सा एक अगर हम बात करें तो लॉजिक है, ध्यान देने वाली बात है एग्ज़ाम में। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ऐसी चीज़ें आ जाएं आपके सामने। और अगर हम बात करें किंग्सले डेविस के बारे में, भलीभांति तरीके से आप पता है और इनके बारे में आप जानते हैं, द्वितीयक समूह के बारे में। बहुत ही फेमस पर्सन है ये, है ना। और आगे हम बात करते हैं तो इनकी एक किताब थी, इनका नाम था ह्यूमन सोसाइटी। और इन्होंने इस किताब में कहा कि यदि कोई एक कारक मनुष्य को अनूठेपन की व्यवस्था करता है तो वह तत्व यह है कि केवल मनुष्य में ही संस्कृति पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती है। ये कहने का मतलब था इनका किंग्सले डेविस का। ठीक है, अनूठेपन का पाना व्यवस्था बेसिकली बताता है कि मनुष्यों में संस्कृति पाई जाती है और पशुओं में नहीं पाई जाती। इसकी वजह से इन्होंने बता दिया कि भाई ये अंतर है। अगर आगे बात करें तो डेविस ने कहा कि पशुओं समाज में बायो सोशल सिस्टम होता है। बायो सोशल सिस्टम, मनुष्य जो है समाज को सोशियो यानी कल्चर सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य को हम क्या बोलेंगे, समाज का एक सोशियो कल्चर सिस्टम बोलेंगे। और मानव एवं जो है मनुष्य समाज के अंतर में कुछ बिंदु भी नीचे दिए गए हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें कि मानव जो है, यहाँ पर देखिए, मानव समाज की संस्कृति पाई जाती, पशु में समाज में संस्कृति नहीं है।
मानव समाज में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। आपको मानव समाज में मूल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। नहीं, मूल प्रवृत्ति तो मानव समाज में पाई जाती है भाई, जबकि पशु समाज में क्रियाकलाप अधिकतर मूल प्रवृत्ति पर ही आधारित होती है। समाज में नहीं पाई, वेरी गुड, सही है, ये सही है। देखिए यहाँ पर जो है मानव समाज में मूल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तो व्यक्ति में पाया जाता है मूल प्रवृत्तियां, है ना, वो अलग है। ये समाज की कंडीशंस के बारे में बात करा। बाकी अगर आप लोग कुछ इस पे स्टेटमेंट देना है तो दीजिए जरा, मुझे किसी कुछ बताना है इस स्टेटमेंट पे तो बोलिए। मानव समाज की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? मानव समाज में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? नहीं पाई जाती सर। नहीं पाई जाती है सर। हाँ, देखो मानव की मूल प्रवृत्ति समाज व्यक्ति के उसमें पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति में। हाँ, अगर हम बात करें कि देखो मानव, मेरी बात को थोड़ा सा ठीक है, मेरी एक बात, थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुन लीजिए एक बार आप सभी लोग। देखो मानव की जो मूल प्रवृत्ति की एक ऐसी क्रिया है जो जन्मजात होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मानव की जो ऐसी मूल प्रवृत्ति होती है जो जन्मजात होती है, मानव की, जो एक आंतरिक बल की ओर लेके जाती है, एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेके जाती है उस साइड। जैसे अगर मैं बात करूं, भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा आदि, ये मूल प्रवृत्ति है मानव की। लेकिन मानव समाज की मूल प्रवृत्ति सामान्यता के रूप में नहीं। समाज की कौन सी मूल प्रवृत्ति? तो समाज अर्जित करता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हम नहीं कहेंगे। अर्जित, अक्वायर अगर लिखा होता तो हम इस बात को कहते हैं वो अक्वायर करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा अधिकतर मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है पशु पक्षियों में या आप कह सकते हो कि पशु समाज में जो है पाई जाती है या उस पर आधारित है ना। मानव के कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वो पाई तो जाती हैं, ये बात सत्य है, 110% सत्य है। लेकिन वो आंतरिक बल की तरफ ले जाते जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, जब जिसकी उसकी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा ना, भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा, घृणा, वही चीज़ें हैं, स्नेह है, प्रेम, ठीक है, ये सभी के सभी मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्ति है, और वो है मैकडुगल की। कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14। किसकी है? मैकडुगल की। अभी आज मैंने आप लोगों को सिद्धांत दिया, उसमें लिखा जरूर होगा, मैकडुगल ने मूल प्रवृत्ति के बारे में दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मानव सीखने की अनंत क्षमता के साथ सदा पैदा होता है, जबकि पशु में सीखने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। मानव में सीखने की अनंत क्षमता होती है, जैसे आप लोग लाइफ टाइम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। अभी सतेंद्र जी ने शुरुआत में बोला कि जरूरी ये नहीं है, हमें जानना ये ज़रूरी होता है कि भाई हमें लाइफ टाइम के लिए याद रखना है किसी चीज़ को, लाइफ टाइम के लिए हमें सीखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बराबर रहें लगातार, ठीक है। तो अनंत तक सीखना होता है, ठीक है। मनुष्य का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाई गई, मतलब श्रेणी नहीं बनाई गई है कि आप इतने ही एज तक सीखेंगे, वो लाइफ भर सीख सकता है, ठीक है। तो ये जवाब आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। और मानव बोलकर अपने भावों को भाषा के द्वारा प्रकट कर सकता है, जबकि पशु केवल विशेष प्रकार के आवाज़ को निकाल कर वो क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है अपने भावों को, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम इसको कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का अंतर हो जाएगा। चूँकि मानव मस्तिष्क अधिक विकसित होता है उसके तर्क वितर्क करने की क्षमता में, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि बताइए। आप जब बताएंगे तभी तो तर्क वितर्क होगा, और तभी तो आपके वहाँ पर क्या होगा, मस्तिष्क विकास करेगा, ये आपका डेवलप होगा जो आप बताएंगे। जबकि पशुओं में मस्तिष्क कम विकसित होने के कारण तर्क शक्ति का अभाव पाया जाता है। बात तो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक आप लोगों का, यहाँ हो गया ये समाप्त। सर मैं